बेटा अब प्लीज शांत हो जाना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड नंबर पे आती है अदर इनकम। यहां जो टोटल निकल कर आता है उसे हम कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू। अब पहले इनका मतलब समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा, यहां ऑपरेशन का मतलब क्या है? यहां ऑपरेशन का मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कोई भी ऐसी इनकम जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से या उस मेन एक्टिविटी से लिंक्ड किसी इनकम से एक्टिविटी से हो, तो ऐसी इनकम को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कपड़े की दुकान है, ठीक है, पर साथ में कपड़ों के टाई, बेल्ट या परफ्यूम भी चलता है, तो केवल कपड़े बेचना ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है। कपड़े बेचने से लिंक्ड एक्टिविटी से अगर कोई इनकम होती है तो वो भी क्या कहलाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। सही है, वो भी क्या कहलाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। मेरा कोचिंग सेंटर है, तो मेरी मेन एक्टिविटी क्या है? पढ़ाना। तो जो मैं आपको पढ़ाकर आपसे फीस लेता हूं, या उस पढ़ाने के साथ साथ अगर मैं आप लोगों को नोट्स वगैरह भी बेच देता हूं, तो ये जो मैं आपको नोट्स बेच रहा हूं, ये मेरी मेन एक्टिविटी का लिंक्ड पार्ट है या अदर एक्टिविटी है? बिल्कुल। तो ये दोनों ही किस में आएंगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। अब जैसे कोई बैंक है, उसका मेन काम क्या है? कर्जा देना, और उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हुई? इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट की भी किस में आएगा? फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। किस में आएगा? कोई इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इन्वेस्टमेंट्स करना, अगर उसे कोई डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो दोनों ही किस में आएंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। कोई डॉक्टर है, वो पेशेंट से फीस लेता है, वो किस में आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। दुकानदार गुड्स बेचता है, किस में आएगा? तो पर्सन टू पर्सन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग होता है। मेरे लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है फीस, दुकानदार के लिए सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल में डिफरेंस होता है बेटा। नेट सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक पार्ट है, सही है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। अब बात करें अदर रेवेन्यू। क्या बिजनेस में केवल वही इनकम होती है जो ऑपरेशन से हो, या अलग इनकम भी हो सकती है? जैसे कहीं से कोई कमीशन मिल जाए। अब मेरे पास आते हैं कॉलेज वाले कि भाई बच्चे रेफर करो, और मैं बच्चे रेफर कर दूं उन पे, और मुझे कुछ कमीशन दे दें। क्या वो मेरी मेन एक्टिविटी है? तो वो किस में आएगा कमीशन? मेरे पास ये बिल्डिंग है, 3 रूम है, इसमें 2 मैं यूज कर रहा हूं, एक खाली पड़ा है, मैं किसी और टीचर को किराए पर दे दूं, क्या वो मेरी मेन एक्टिविटी है? किस में आएगा वो? अदर इनकम। भाई मेरे मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, वहां पे कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है, तो क्या वो मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है? किस में आएगा वो? अदर इनकम में। सही है, इन दोनों का मतलब क्लियर है? श्योर। इनके मैं मीनिंग बता रहा हूं, एग्जाम्पल कम लिखवाऊंगा, मतलब ज्यादा समझाना। अब थर्ड नंबर पे यहां तीसरा मेन हेड है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में एक ऑर्डर है, एक एक करके बोलना शुरू करो बेटा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब इसमें कौन से मटेरियल की बात हो रही है पता है आपको? यहां बात हो रही है रॉ मटेरियल की। फिनिश गुड्स कोई ना कंज्यूम होता है, वो तो हम बेचते हैं, है ना। कंज्यूम क्या होता है? किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में। किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो यहां हम बात किसकी कर रहे हैं? रॉ मटेरियल की। तो अब मैं जो यहां लिखवा रहा हूं उसे ध्यान देना, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव कॉमन साइज, वहां पर काम आएंगी। अगर क्वेश्चन आसान आया तो सब कर लेंगे, मुश्किल आया तो जो मैं यहां आपको बात बता रहा हूं शायद वो प्रिंसिपल आपके कुछ काम आ जाए बेटा।
तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने जानबूझ के बुक से फॉर्मूला हल्का सा चेंज कर दिया है। प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसे हम क्या कहेंगे? चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और इसे हम कहेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब इस चैप्टर में, इसमें नहीं, अगले चैप्टर में एक बहुत समस्या है। कई बार हमें क्वेश्चन में दे देंगे चेंज इन स्टॉक, तो उस चेंज इन स्टॉक में वो किसे ज्यादा मान रहे हैं? ओपनिंग को ज्यादा मान रहे हैं, क्लोजिंग को? वो ओपनिंग को ज्यादा मान रहे हैं, तभी तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करा रहे हैं। तो दैट इज, ये चेंज इन स्टॉक किसे रिप्रेजेंट करता है? डिक्रीज इन स्टॉक को। किसे रिप्रेजेंट करता है ये? तो अगर उल्टा है, उल्टी गंगा बह रही है, अगर इंक्रीज इन स्टॉक हो तो माइनस होगा परचेज से, और डिक्रीज इन स्टॉक हो तो परचेज में क्या होगा? प्लस होगा। ये बात ध्यान रखना भैया। शुरुआत में मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ, क्यों? इकोनॉमिक में चेंज इन स्टॉक मतलब इंक्रीज इन स्टॉक, यहां चेंज इन स्टॉक मतलब डिक्रीज इन स्टॉक, अगर केवल चेंज लिखा है। सही है? तो ध्यान रखना, डिक्रीज है तो प्लस होगा, इंक्रीज है तो माइनस होगा। भाई इंक्रीज का मतलब क्या है? ओपनिंग बढ़ा है, क्लोजिंग बढ़ा है? क्लोजिंग बढ़ा है। इंक्रीज का मतलब तो यानी माइनस वाला बढ़ा है, और डिक्रीज मतलब ओपनिंग बढ़ा है। तो इतने हिस्से को कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलते हैं इसे? ये अगले चैप्टर में काम आएगा मेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी पॉइंट, अब यहां कौन सा स्टॉक कर खरीद रहा हूं? तो भाई परचेज यहां शामिल हो गई, तो यहां कौन सा स्टॉक खरीदूंगा? देखो कितनी बेतुका ऑर्डर है, अगर हम क्लियरली ना समझें इसे तो कंफ्यूजन है, नहीं है कि परचेज यहां पे है तो वहां पे कौन सी परचेज है भाई? बेटा यहां पर है फिनिश गुड्स। कौन सी? फिनिश गुड्स की, क्योंकि फिनिश गुड्स कंज्यूम नहीं होते, वो तो सीधा सेल होते हैं खरीदने के बाद। हाँ जी, एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं सब्जियां खरीदता हूं, कोल्ड ड्रिंक भी खरीदता हूं। कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए फिनिश गुड्स है, मैं उसे बनाता नहीं हूं, और सब्जियां क्या है मेरे लिए? रॉ मटेरियल। तो उन्हें मैं कंज्यूम करता हूं फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तीसरा नंबर, अब यहां क्लियर करा है, तो यहां भी इन्हें क्लियर करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? कि ये किसके लिखते ही नहीं है। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन स्टॉक कह दो, इन्वेंट्री कह दो, किसका? फिनिश गुड्स का। यहां चेंज का मतलब क्या है? अभी अभी बताया था मैंने, डिक्रीज इन स्टॉक। क्या है चेंज का मतलब? डिक्रीज इन स्टॉक। तो इसी में अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम जोड़ रहे हैं परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, और माइनस कर रहे हैं इंक्रीज इन स्टॉक, या क्या कह सकता हूं, प्लस कर रहे हैं डिक्रीज इन स्टॉक। किसका स्टॉक? फिनिश गुड्स का। किसका स्टॉक? फिनिश गुड्स का। आगे बढ़िए। अब ये कौन सा है? वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये आधा अधूरा बना माल। इसके बाद अगला नंबर क्या है? लाओ दिखाओ। इसे मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं। डी, सेम, चेंज इन स्टॉक ऑफ WIP। भैया WIP का स्टॉक होता है। WIP कोई बीच में रुकी हुई थिंग नहीं है कि हम उसे खरीद रहे हैं आधा बना माल, वो तो फिर रॉ मटेरियल में ही आएगा। सही है? सेम बात यहां पर फिर क्या करना है? माइनस करना है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ WIP, या प्लस करना है डिक्रीज इन स्टॉक ऑफ WIP। और इसमें एक चीज मैं अलग से और बता रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस ध्यान है, 11th में पढ़े होंगे।
फैक्ट्री के खर्चे, प्रोडक्शन के खर्चे, माल खरीदने के खर्चे, जैसे कैरेज इनवर्ड, जैसे फैक्ट्री रेंट, जैसे पावर, ध्यान आ रहा है, इन सबको इन कंबाइन हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अगले चैप्टर में कभी कभी ऐसा हो सकता है मैं सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा हो, तो इनमें से कोई भी चीज जो दे रखी है मैं उसे क्या कर दूंगा, इग्नोर। ठीक है, जब मैंने ये लिख दिया तो ऑटोमेटिकली ये सब उसमें ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। कोई डाउट है इसमें? श्योर, आगे बढ़े। ABCD E, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब देखो कंपनी की बैलेंस शीट में एक समस्या है, तो बैलेंस शीट कह रहा हूं सॉरी, इनकम स्टेटमेंट में एक्चुअली में वो समस्या नहीं है, वो समस्या इसलिए क्योंकि 11th में कुछ पढ़ा था, 12th में कुछ और पढ़ रहे हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या समस्या है? 11th में वेजेस कहां दिखाते थे और सैलरी, यहां पर वेज हो या सैलरी सब एक ही जगह है, क्योंकि जो भी कुछ हम वर्कर के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, जो भी कुछ हम अपने एम्प्लॉय वर्कर के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, वो सब किस में आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा। वो चाहे कुछ भी हो बेटा, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो वेज हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड हो। एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय तो उसकी खुद का पैसा था ना बेटा। तो जैसे तुम लोग मेरे नौकरी करते हो, तुम्हारा प्रोविडेंट फंड का खाता खुला हुआ है, कुछ पैसा मैं आपकी तनख्वाह से काटता हूं, कुछ अपनी जेब से जोड़ता हूं और उसमें जमा कर रहा हूं। तो जो पैसा मैं आपको तनख्वाह से अलग आपके पीएफ में जमा कर रहा हूं, वो भी तो मेरा खर्चा है ना, किसके ऊपर, एम्प्लॉयज के ऊपर। तो वो सारी चीजें इसी में आएंगी। अब मैं एम्प्लॉयज को चाहे कोई परक्विजिट दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्कूल खोल रखा है जहां एम्प्लॉय के बच्चे फ्री पढ़ते हैं, उस स्कूल का खर्चा, कोई हॉस्पिटल खोल रखा है तो वो भी इसमें आएगा। कोई मैं एम्प्लॉयज को अलाउंस देता हूं, अलाउंस मतलब फिक्स अमाउंट तय कर दिया कि भैया मेडिकल के लिए इतना, पढ़ने के लिए इतना, अब आप खर्च ज्यादा करो या कम, वो भी इसी में आएगा। सही है, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे खर्चे यहां आएंगे। अब वो चाहे डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ABCDEF। अब फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या है? भाई तुम सीधा अकाउंटेंट बनते ही बड़ी कंपनियों में अकाउंटेंट बन जाओगे, और जब तुम सीए बन के हो अगर कल, तो तुम्हारे पास सारे क्लाइंट कंपनी होंगी, दुकानदार नहीं होंगे, सोल प्रोप्राइटर नहीं होगी, पार्टनरशिप नहीं होगी, तो अकाउंट तो हमें किसी का भी बनाना पड़ सकता है। फिर या ये कह दो कि हम तो केवल कंपनी के अकाउंटेंट हैं, ऐसा नहीं होता ना, क्लाइंट तो कोई भी हो सकता है हमारा। हाँ जी, फाइनेंस कॉस्ट क्या मतलब समझ रहे हैं आप इससे? अरे भैया पैसा उधार लेने से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो सब फाइनेंस कॉस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेड क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल बैंक चार्ज क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। बैंक चार्ज क्या इसलिए लगता है कि हमने उधार लिया है? नहीं, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज से इसलिए मैंने एग्जाम्पल बोला बीच में। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ, फाइनेंस कॉस्ट है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ, फाइनेंस कॉस्ट है। कोई लोन की फाइल चार्ज है तो वो फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है, वो क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? श्योर। अगला नंबर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। अब देखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ, बहुत सारे लोग यहां लिख देते हैं अमोर्टाइज की वजह से, वो एक्चुअल में फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। अमोर्टाइज का मतलब मालूम है ना, थोड़ा थोड़ा करके किसी चीज की वैल्यू गिराना। तो मैंने आपको बताया था कि हम 12th में गलत सीखते हैं कि हम डिस्काउंट 1 साल में राइट ऑफ करते हैं, पर रियल लाइफ में या जब आप सीए फाउंडेशन वगैरह में आएंगे तो डिस्काउंट 1 साल में राइट ऑफ नहीं होगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार वो उतने साल में राइट ऑफ होगा जितने साल हम डिबेंचर का बेनिफिट लेते हैं। सही है,
तो उस केस में वो धीरे धीरे करके राइट ऑफ होता है, तो लोग यहां दिखा देते हैं, पर वो तब भी यहां आएगा। तो यहां क्या आएगा? इन दोनों शब्द में डिफरेंस बताओ। पहले इन दोनों शब्द का कॉमन मीनिंग बताओ। कॉमन मतलब क्या है? फॉल इन वैल्यू ऑफ कौन सा एसेट? फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज पीपीई। अब पीपीई के अंदर दो आते हैं, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी आ जाते हैं। तो अब टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू गिर रही है, मशीन की, बिल्डिंग की, कंप्यूटर की, व्हीकल की, तो वो, और इंटेंजिबल एसेट की गिर रही है तो ठीक है, और फिक्टिशियस एसेट्स की वैल्यू गिर रही है तो फिक्टिशियस भी, वो भी इसी में आएगा। पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मैं यहां पे लिखवाऊंगा बेटा। क्लियर है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, यार अंग्रेजी भूल जाते हैं। अब जो भी खर्चे बच गए, जो भी बच गए, मैं एग्जाम्पल नहीं लिखवा रहा, अभी मैं ऐसी आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताना वो कहां आएगा। पावर, इनमें से कहां जगह है पावर की? तो अदर एक्सपेंस, जबकि वो डायरेक्ट था। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, स्टेशनरी। अरे स्टेशनरी मेटेरियल में कहां से पहुंच गया? रॉ मेटेरियल होता है स्टेशनरी। जूस की दुकान पे पेन क्या मशीन में गिर के पीस दोगे भैया? अदर एक्सपेंस। भैया स्टेशनरी खर्चा है। यहां पर फिनिश गुड्स का मतलब, गुड्स हम किन्हें कहते हैं भाई? जिन्हें बेचने के लिए खरीदे। स्टेशनरी बेचने के लिए खरीद रहे हो, अगर बेचने के लिए खरीदोगे तो वो गुड्स कहलाएगी, वो स्टेशनरी कहलाएगी नहीं। बैड डेप्ट, अदर एक्सपेंस, डिस्काउंट, अदर एक्सपेंस, कमीशन, अदर एक्सपेंस, सेल्समैन कमीशन, अदर एक्सपेंस। अरे भैया अधिकतर चीजें किसमें कवर हैं? ध्यान से सोचो तो ये तो अपने आप में एक एक सिंगल आइटम थे यहां तक तो। ठीक है, इसमें गिनती की 2 या 3 चीजें हैं, इसमें गिनती की 2 या 3 चीजें। अब तुम 50 बना लो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ऐसे करके तुम 50 बना लो, पर है तो वो 2-3 चीजें। तो बाकी सब कुछ अधिकतर चीजें किसमें कवर है बेटा? यहां कवर है। ठीक है, इसका टोटल जो आता है उसे हमने नाम दिया टोटल एक्सपेंस। इसे ए कह रहा हूं, इसे बी कह रहा हूं। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस वन इज 4th मेन हेड। 1 2 3 4th, बुक में 4th ही मेन हेड है नहीं? 5th तो 4th किसे बना रखा है? अच्छा, इसे भी इन्होंने हेड बना दिया है। चलो भैया, तो इसे भी हेड ले लेते हैं। हाँ तो बना, पता नहीं यार क्या हिसाब से। वैसे भी तुम्हें कौन सा ये हेड याद रख वो करने, तुम्हें तो मेन ये बताना है किसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर की चीजें पूछेंगे। ए माइनस बी, फिर इसमें से हम लेस करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या लेस करते हैं? ये 6 बना रखा है, और जो फाइनल बचकर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसे बना दिया होगा 7th। फिर इसे बना दिया होगा 7th। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ट्रिकी आया कंपैरेटिव कॉमन साइंस चैप्टर का, तो इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ट्रिकी नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। अक्सर नॉर्मल ही देते हैं, पर कभी कभी आ जाए तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा फिक्स। एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, वो भी 4 मार्क्स का है। बस ज्यादा नहीं, 25-26 मेन फॉर्मूले, 101 सब फॉर्मूले, और 270-80 इलिस्ट्रेशन, 270-80 क्वेश्चन, बस 4 नंबर के लिए। एक 4 नंबर का कंपैरेटिव कॉमन साइंस आएगा, शायद आधे घंटे में चैप्टर खत्म। तो भैया पढ़ना तो सब है, अगर पूरे 80 में से 80 चाहिए तो, है ना? अब वो कम पढ़ना हो या ज्यादा पढ़ना तो पड़ेगा बेटा।
पहले बताओ, इसे किसी को नोट करना है कर लो, वैसे तो बुक में भी है। मैंने फिर भी क्यों लिखा बोर्ड पे, क्योंकि मैं एक एक टर्म का क्या बता सकूं बेटा, साथ के साथ मतलब बता सकूं। लाओ शेयर देना, ये रजिस्टर के साथ दे। अब जरा इसके अंदर के कुछ लिखवा दूं, ठीक है? तो आ जाओ, अब लिखना शुरू करो हेड और उसके अंदर के एग्जाम्पल। अब इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक किस में आएगा बताना? रिसीव हो रहा है पहली बात तो भाई, क्यों? बैंक का मेन काम क्या है भाई? उधार देना और उस पर क्या लेना। तो बैंक के लिए इंटरेस्ट रिसीव क्या है? अब इंटरेस्ट रिसीव बाय क्लॉथ मर्चेंट, इंटरेस्ट रिसीव बाय हॉस्पिटल। तो बेटा ये डिफरेंस पड़ता है ना इस पे, समझ आ गया? तो लिखना है तो लिख लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 2-3 एग्जांपल ही बनते हैं। सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, सेल ऑफ गुड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह रहा हूं, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, सेल ऑफ स्क्रैप। अब जैसे मैं गन्ने का रस बेचता हूं, शुगर मिल है मेरी, चलो चीनी बनाता हूं, अरे तो गन्ना जो सूखा हुआ गन्ना वो भी तो बिकता है शराब कंपनियों को, तो वो मेन एक्टिविटी से निकला हुआ ही तो एक अंश है बेटा, तो वो भी किस में जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चला गया, ठीक है? इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये सब किस में चलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब अदर इनकम में जो भी कोई इनकम बच रही है सब अदर इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव ब्रैकेट में बाय नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरेस्ट रिसीव ब्रैकेट में बाय नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल नहीं है उनके द्वारा जो मिल रहा है। डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एटसेट्रा। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पे आ जाओ। अब भैया मैं ये तो नहीं लिखवाऊंगा सीधा, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल नहीं लिखवा सकता, बता चुका हूं। परचेज ऑफ स्टॉक में कोई सब अंदर आइटम ही नहीं हो सकता, जो भी गुड्स खरीद रहा हूं वो परचेज है। WIP में कुछ नहीं हो सकता, सीधा कहां पे आ जाओ? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पे आ जाओ। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में लिख लो वेजेस, सैलरी, लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट। अब जैसे सपोज करो साल में जहां मैं नौकरी करता हूं मुझे 28 छुट्टियां परमिटेड है, मेरी तनख्वाह नहीं कटेगी। अब बहुत सारे लोग छुट्टी ले लेंगे कि भाई काम क्यों करें जब मिली है तो। कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो एफर्ट ज्यादा करते हैं, वो जा रहे हैं काम कर रहे हैं, तो ऐसे में होता क्या है कि साल में दिन कितने होते हैं, तो ऐसे लोगों को 365 की जगह छुट्टियां जोड़ दी, लेट से 30 छुट्टी हैं काउंटिंग के हिसाब से बोल रहा हूं, तो उन्हें 395 डेज की सैलरी मिलती है।
भाई उन्होंने और उसे 30 दिन एक्स्ट्रा काम नहीं करा है, तो ये जो 30 दिन की सैलरी है इसे कहते हैं लीव एनकैशमेंट। क्या बोलते हैं इसे? लीव एनकैशमेंट। सही है। जब इनकम टैक्स पढ़ोगे आगे जाकर तब पढ़ोगे कि लीव एनकैशमेंट भी 2 तरीके से ली जा सकती है। कुछ लोग क्या करते हैं, साथ के साथ साल के ले लेते हैं, कुछ कहते हैं कंपनी से इकट्ठा कर लो, जब रिटायर होंगे तब एक साथ दे देना। तो वो हमें इतना डीप में जाना नहीं है, बस हमें इसका मतलब जानना था। लिख लिया लीव एनकैशमेंट। बोनस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड्स सोशल स्कीम। अब इसमें प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड दोनों आ गए। मतलब ये वाली बुक आसान है और सबसे, हाँ बुक आसान ही है सब। मुझे तो आसान ही लगती है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड सोशल स्कीम, ब्रैकेट में पीएफ जीएफ, यहाँ जीएफ गलत मत लेना, ग्रेचुइटी फंड है। हाँ भैया तुम्हारी बुद्धि अलग चलती है फिर। ठीक है, पीएफ जीएफ, पेंशन, रिटायर्ड एम्प्लॉय को जो पेंशन दी जाती है वो इसी कैटेगरी में आती है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉय, भाई XYZ जो भी कुछ एम्प्लॉय के ऊपर खर्च होना है वो सब इसमें आना है। अब यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है। क्या बेटा? WCR इज नॉट एक्सपेंस, WCR इज रिजर्व। और जो हम WCR में क्लेम देते हैं, क्योंकि वो क्लेम उसी से एडजस्ट हो जाता है, तो उसकी जगह वैसे भी नहीं रह जाती यहाँ पे। सही है। और अगर मैंने वैसे किसी वर्कर को हर्जाना दिया है हाथ पैर कटने का, तो उसके बेनिफिट के लिए दिया है, तो वो अदर में आएगा। किसमें आएगा फिर वो? अगर एक्सपेंस भी है तो किसमें आएगा? अदर में। जो कंपनसेशंस होते हैं उन पे इनकम, उन्हें इनकम नहीं माना जाता एम्प्लॉइज की। ठीक है। आप ऐसे मानो किसी की मौत हो जाए और उसने LIC ली थी और उसके घर वालों को 1 करोड़ मिल जाए, तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, लाओ जी 30% दो, कमाई करी है। नहीं ना, वो हर्जाना है और हर्जाने पे कोई टैक्स नहीं होता, तो हर्जाना एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर नहीं ले रहे हम, अगर एम्प्लॉयर को दे भी रहे हैं तो। सही है। एनी अदर एक्सपेंस फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज, हमारी भी LIC हो सकती है। हाँ सबकी हो सकती है। क्यों? तुम्हारी जान की कीमत नहीं है, तुम जानवर हो। अरे मतलब कि अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा। भाई अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, इससे क्या फर्क पड़ता है? धीरू भाई अंबानी चौथी फेल थे, पूछ रहा हूँ। तो अब इंश्योरेंस वाले ये कह देंगे कि तुम्हारी तो कोई कमाने की क्षमता ही नहीं है। लता मंगेशकर जी कोई बहुत पढ़ी लिखी है, उनके गले का इंश्योरेंस नहीं था। तो भैया ऐसा नहीं होता कि इंसान इंसान होता है। ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, तो LIC इस बेस पे नहीं होती है कि आप पढ़े लिखे हैं, नहीं। LIC इस बेस पर होती है आपकी कमाई की क्षमता क्या है। LIC इसलिए कि भगवान न करे आप ना रहे, तो जो आप अपने परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट दे पा रहे थे वो सपोर्ट मेंटेन रह पाए। तो जो भी आपकी इनकम है उसके 10 टाइम्स की वैल्यू की आपकी LIC होती है एनुअल इनकम के, जर्नली। ठीक है। 10 टाइम्स क्यों? एक आइडियल सी स्टेट्स है, मैं सपोज करो 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं, ठीक है, तो साल की कमाई 12 लाख, तो 10 साल की कमाई 1 करोड़ 20 लाख। अगर मेरे जाने के बाद 1 करोड़ 20 लाख मेरे घर वालों को मिलते हैं और वो कहीं उसको ब्याज पे उठा दे, तो 1% सालाना ब्याज महीने का मिलता रहेगा ना, तो वो कमाई क्या रहेगी? मेंटेन। ये इसकी पीछे की गणित है, मुझे ऐसा लगता है। चलो आगे बढ़े। अब अगला चालू कर देते हैं इंश्योरेंस। फाइनेंस कॉस्ट। यार वो RDC के चक्कर में अटका ही रह गया, काम करूंगा पर मन में तो है। फाइनेंस कॉस्ट लिखो इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इंटरेस्ट चाहे ओवरड्राफ्ट पे दो, चाहे लॉन्ग टर्म लोन पे दो, चाहे शॉर्ट टर्म लोन पे दो, कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसलिए मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस बोला है, मैंने पेड भी नहीं बोला। अब आप कहेंगे पेड और एक्सपेंस में फर्क क्या है? ऊपर भी इंटरेस्ट इनकम लिख लो रिसीव की जगह। डिविडेंड तो रिसीव पे बेस पे इनकम मानते हैं, पर इंटरेस्ट को अर्न के बेस पर मानते हैं बेटा। क्योंकि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आज ड्यू डेट थी इंटरेस्ट की पर हमने पे नहीं किया, तो ये क्या बन गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन गया। तो एक तरफ इनकम है और एक तरफ लायबिलिटी बन जाएगा। सही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस। आगे एनी अदर एक्सपेंस
for borrow money like processing charge. Borrow money like processing charge. Discount or loss on issue of debenture. Discount or loss on issue of debenture, etc. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मतलब बता चुका हूं, बनाने को आप 20 एग्जांपल बना लो, ठीक है। तो मैं तो 2-3 शब्द ही बोल रहा हूं। डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, अब वो कोई सा भी आ जाए, ठीक है। और एमोर्टाइजेशन ऑन इंटेंजिबल एसेट, अदर एक्सपेंस में आ जाओ। एनी एक्सपेंस विच इज नॉट कवर्ड, ऐसी बोल देता हूं, फिर तो सही एक्सपेंस है, क्योंकि एनी एक्सपेंस विच इज नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ अबव सब हेड। पर इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल लिखवा रहा हूं बेटा, वो लिख लीजिएगा। कुछ लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ को दिखाते हैं किसमें, अमोर्टाइजेशन में, जबकि अमोर्टाइजेशन होता है इंटेंजिबल एसेट का, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो होता है वो फिक्टिशियस एसेट है। क्या है बेटा वो, फिक्टिशियस। तो ध्यान रखना, अगर मैं कोई फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ कर रहा हूं तो वो अदर एक्सपेंस में जाएगा, वो अमोर्टाइजेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट और इंटेंजिबल एसेट में फर्क क्या है, अब ऐसे समझना। गुडविल दिखाई देती है क्या, कोई थिंग है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कोई थिंग है? नहीं ना, ये भी इंटेंजिबल है, बट दोनों में फर्क। क्या गुडविल की कोई मार्केट वैल्यू है? क्या गुडविल को बेचा जा सकता है? क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को बेचा जा सकता है? क्या उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना है? नहीं। तो यही डिफरेंस है इंटेंजिबल और फिक्टिशियस में। तो लिखो इसके अंदर कुछ एग्जांपल में, रिटर्न ऑफ ओ डबल एफ वाला ऑफ fictitious asset like write off of share issue expense, comma preliminary expense, write off of share issue expense, comma preliminary expense, comma advertisement expenditure, कॉमा डेफर्ड एक्सपेंडिचर, एटसेट्रा। और बाकी खर्चे भी इसमें ही आएंगे, बता ही चुका हूं। अब आप जो भी चीज ऊपर कवर ना हो, बैड डेप्ट ऊपर कहां कवर है, तो इसमें ही आएगी भाई, ठीक है। स्टेशनरी ऊपर कहीं कवर है तो इसी में आएगी, एडवर्टाइजमेंट ऊपर कहीं कवर है तो इसी में आएगा, सेल्समैन कमीशन कहीं ऊपर कवर है इसी में आएगा, जो ऊपर कवर नहीं है सब इसमें, इनके कोई सब हेड क्या एग्जांपल नहीं है। अब हमारा ये चैप्टर बेटा समाप्त होता है। अब इसके क्वेश्चन में हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के रूप में जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कैसे आएंगे। इलिस्ट्रेशन 44 है, मैं पढ़ रहा हूं, बस आपको बताना है। You are given the following expenses. Identify the head of expense to which they belong. Salary, कैरेज किस में आ रहा है ऊपर, क्यों? कैरेज तो भाड़े को कहते हैं। अदर एक्सपेंस, गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। हेड का पूरे का नाम क्या है? रॉ मटेरियल परचेज,
डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, गुडविल रिटर्न ऑफ, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, Employee benefit. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, शेयर इश्यू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। ठीक है, याद रखना। अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं, सब इसे अमोर्टाइज में गिर देते हैं दोनों पॉइंटों को। ये बिल्कुल गलत है बेटा। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट का होता है, ना कि फिक्टिशियस का। अगर हम ये क्लियर ही नहीं करेंगे अपने आप को कि इंटेंजिबल एसेट अलग होते हैं, फिक्टिशियस अलग, तो हमसे ये गलती रिपीट होगी। हो सकता है आप लोगों को ये गलती देखने को मिल भी जाए कुछ और जगहों पर। ठीक है, लोन प्रोसेसिंग चार्ज, फाइनेंस कॉस्ट, बैंक चार्ज। ये जो बैंक चार्ज फाइनेंस कॉस्ट क्यों है भाई? बैंक में खाता है इसलिए दे रहा हूं मैं तो वो बैंक चार्ज। करंट अकाउंट मेरा अदर एक्सपेंस में आएगा। ठीक है, रिपेयर चार्ज, बोनस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब इस बुक में लिखा है फाइनेंस कॉस्ट, भैया मेरे निगाह में ये गलत जगह लिखी है। इसकी जगह है अदर नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि प्रीमियम के अगेंस्ट तो हमने लॉस क्रिएट कर लिया था। राइट ऑफ तो हम लॉस को कर रहे हैं, राइट ऑफ प्रीमियम को नहीं कर रहे। अब बताओ, लिखी हुई तो बुक है लिखने को। अच्छा, वैसे भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट करते थे एंट्री में, क्रेडिट। अब क्रेडिट वाली चीज एक्सपेंस कैसे हो गई, इनसे पूछो भाई साहब से। कोई किताब लिखी है कहने को? ठीक है, हाँ जी, तो ये गलत है। आप लोग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहां लिख कर आएंगे? तो मेन हेड नॉन करंट लायबिलिटी और सब हेड बुक को छोड़ दो। सब कुछ जरूरी नहीं है, बुक लिख दी है तो सब कुछ सही ही होगा बेटा। ठीक है, हम एंट्री करते थे लॉस डेबिट प्रीमियम क्रेडिट, तो ये प्रीमियम जाता था लायबिलिटी में और ये लॉस जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L में। जाना भी है तो राइट ऑफ होके, तो यहां लॉस आएगा ना कि प्रीमियम। तो बुक में अगर आपको ये दिखता भी है तो वो गलत लिखा है, वो गलत लिखा है। सही है, और देखते हैं एक आध एग्जांपल। आइडेंटिफाई द हेड्स ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू। केवल रेवेन्यू ऊपर के दो में से बताना है। सेल ऑफ सर्विस, इंटरेस्ट रिसीव, सेल ऑफ स्क्रैप, क्योंकि जब आप काम करोगे तो उसका जो वेस्टेज है वो बेचोगे, वो ऐसा तो है नहीं इकट्ठा करोगे, तो वो आपके मेन एक्टिविटी से लिंक्ड इनकम है, मेन एक्टिविटी से लिंक्ड इनकम है। इसके अलावा मेरे को भी आदत नहीं हुई चश्मे की, तो लगाया नहीं जाता। क्या है ये फिर? सेल ऑफ प्रोडक्ट, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक, डिविडेंड रिसीव बाय बैंक, गलत। अदर इनकम, बैंक का काम पैसा कंपनियों में इन्वेस्ट करना नहीं है, बैंक का काम उधार देना है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा डिविडेंड रिसीव बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी, तब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। लोग जहां फाइनेंस देखेंगे डिविडेंड रिसीव फाइनेंस उसमें गिर देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। गलत है बेटा। नेचर क्या है बैंक? क्या बैंक कंपनियों के शेयर डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट करता है? ये उसका मेन एक्टिविटी है? नहीं ना। बैंक का मेन एक्टिविटी क्या है? लोन देना। लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनी की मेन एक्टिविटी क्या है? शेयर डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट करना। क्लियर है? श्योर। सेल ऑफ प्रोडक्ट हो गया। रेंट इनकम, कमीशन रिसीव बाय प्रॉपर्टी डीलर। जाहिर सी बात है, उसका मेन काम ही क्या है? कमीशन रिसीव बाय सेल्स एजेंट, उसकी भी मेन सोर्स ऑफ इनकम यही है। तो रिजिड नहीं हो सकते, इसलिए मैंने एग्जांपल लिखवाने पे कम ध्यान दिया, मैंने इसे समझाने पे ध्यान दिया बेटा, क्योंकि यहां रिजिड नहीं हो सकते, हमें नेचर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। श्योर। इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, ये वाली वीडियो भी कर लेंगे। अब अगला चैप्टर कराऊंगा कंपैरेटिव कॉमन साइज। मैं वैसे तो बेटा आधे घंटे में चैप्टर समाप्त कर सकता हूं, पर इतनी आफत मेरे दिमाग में नहीं है। 3 क्लास उसको हम डेडिकेट करेंगे, क्योंकि वो 4 नंबर का है। रियल डिसोल्यूशन का कल टेस्ट है।
हाँ फोटो खींच रहे हैं। ये